मैं पुनीत कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा। जैसा कि आज बीएड प्रथम वर्ष चिल्ड्रन स्कूल एंड सोसाइटी पाठ्यक्रम में आपके सम्मुख भारतीय समाज में नारी की स्थिति विषय पर पूर्व क्लास से ही कर रहा हूँ। इसके पूर्व आपको भारतीय समाज में नारी की स्थिति के विषय पर प्राचीन काल के संदर्भ में आपके सामने व्याख्यान दे चुका हूँ। आज जो आपके सामने पढ़ाना है वो है मध्यकाल। अब जैसा कि मध्यकाल में भारतीय समाज में नारी की स्थिति कैसी थी, आज इसी विषय पे आज आपके सामने प्रकाश डालूंगा। अब जैसा कि मध्यकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। तो आइए सबसे पहले पूर्व मध्यकाल में। जैसा कि पूर्व मध्यकाल में, जैसा कि आप बता देंगे ना कि वैदिक काल के बाद मध्यकाल और मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल जो था क्षत्रियों का राज था। उस समय क्षत्रिय शासक राजा के रूप में नियुक्त होते थे। वे प्रजा का अपने बड़ा ध्यान रखते थे और अपनी प्रजा के लिए, चाहे वह धार्मिक हो, चाहे वह राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी प्रकार के अपने प्रजाओं को सुख संपन्नता प्रदान करने के लिए प्रजाओं के साथ सहभागिता में भाग लिया करते थे। और इस युग में एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करके अपनी सीमा क्षेत्र को बढ़ाता था। अब जैसा कि सीमा क्षेत्र बढ़ाता था तो जिस राजा पर आक्रमण किया जाता था वहां का राजा बंदी हो जाता था या मारा जाता था, और जो प्रजा मारी जाती थी उनकी जो विधवाएं हुआ करती थी या जो संपत्ति हुआ करती थी, जो राजा जीतता था वो अपने राज्य में उनको मिला देता था। इस प्रकार से इस युग में लड़ाई युद्ध का क्रम निरंतर चलता रहता था, जिसके कारण राजागण प्रजागण शांतिपूर्वक बैठ नहीं पाते थे, जिसके कारण इस समय स्त्रियों की दशा बड़ी चिंतनीय हो गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों की दशा दिनों दिन गिरती जा रही थी, क्योंकि इस समय राजा या महाराजा या क्षत्रिय मान सम्मान के लिए अपने घर के बहू बेटियों को पढ़ने के लिए उतना अधिक छूट प्रदान नहीं करता था, जबकि अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में, अन्य क्रियाकलापों में स्त्रियां भाग लिया करती थी। पुरुषों के साथ में वह सहभागिता का भाग लिया करती थी और पुरुषों के साथ में धार्मिक अनुष्ठानों में, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में, सभी चीजों में भाग लेती थी। पर शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरने लगा था, क्योंकि इसी समय हर्षवर्धन, अशोक, वर्धमान आदि महानुभावों का आगमन हुआ और इस समय
स्त्रियों के जो अधिकार थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। इसी समय पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि समाज में जो कुप्रथाएं थी वह धीरे धीरे पनपने लगी। क्योंकि अगर कोई सैनिक युद्ध में शहीद हो जाता था या मारा जाता था या राजा मारा जाता था तो उसकी पत्नियां सती हो जाया करती थी अपनी अस्मत बचाने के लिए, जिसके कारण शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरता गया और सभी क्षेत्रों में बराबर सहभागिता पुरुषों के बराबर बनी रही। पुरुष महिलाओं को आश्रमों में जाकर अध्ययन करने की परंपरा को समाप्त किया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल क्षत्रियों का, राजा महाराजाओं का काल था और इस काल में लड़कियां शिक्षा से धीरे धीरे स्तर गिरने लगा। इसी के बाद जैसा कि उत्तर मध्यकाल आता है, अब उत्तर मध्यकाल में स्त्रियों की दशा और चिंतनीय हो गई। वह चाहे धार्मिक अनुष्ठान में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे निर्णय लेने की क्षमता में हो, सभी रूपों में उनको दबाया जाने लगा। क्योंकि उत्तर मध्यकाल में भारतीय समाज में नारी की स्थिति संकटग्रस्त हो गई थी। इस समय मुगल आक्रमण करते थे। मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे दायरा बढ़ता गया और भारतीय राजाओं के अधिकार क्षेत्रों में मुगल राजाओं का आधिपत्य होता गया, जिसके कारण उनकी रानियां, उनकी प्रजा की जो संपत्तियां होती थी वो मुगल उसको जोर जबरदस्ती अपने राज्य में मिला लेते थे, जिसके कारण उत्तर मध्यकाल में सती प्रथा बहुत चरम सीमा पे पहुंच गई। क्योंकि इस समय छत्राणी या क्षत्रियों के प्रजा की औरतें जो होती थी, अगर मुगल मुस्लिम शासक जीतते थे तो उनका अपने राज्य नगर में ले जाते थे और उनका शोषण करते थे, जिसके कारण इसी युग में पर्दा प्रथा चरम सीमा पे पहुंच गई, सती प्रथा चरम सीमा पे पहुंच गई और शिक्षा का स्तर नगण्य हो गया। शिक्षा स्तर एकदम समाप्त हो गई। कुछ ही लोग, कुछ ही नारियां शिक्षित होती थी। धीरे धीरे नारियों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया, क्योंकि मुगल शासकों के डरवश, भयवश स्त्रियां घर से बाहर, लड़कियां घर से बाहर निकलती नहीं थी। क्योंकि उस समय युद्धों का दौर चलता था और युद्धों के दौर में स्त्रियों को 4 दीवारियों में कैद कर दिया गया, जिसके कारण स्त्रियों की शिक्षा का स्तर दिनों दिन घट गया और कुछ कुप्रथाएं चरम सीमा पर बलवती हो गई। उन कुप्रथाओं में सबसे महत्वपूर्ण सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि पनपने लगे। क्योंकि कोई भी माता पिता यह नहीं चाहता था कि मेरी बेटी बड़ी हो तब उसका विवाह करूं। वह छोटी उम्र में ही उसका 8 साल, 7 साल, 9 साल में ही विवाह करके मुक्त हो जाना चाहिए।
दीक्षा के विषय में तो वह सोच ही नहीं पाता था। बालिका को शिक्षा देने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि सबसे पहले उसके स्वाभिमान का, इज्जत का, अस्मिता का, सुरक्षा का चिंता था। यह चिंता या भार हर माता पिता उसके अपनी बेटी के पति पर डाल देता था, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो गई। अब आइए तीसरे पे चलते हैं। व्याख्यान तो बहुत लंबा दिया जा सकता है, पर टॉपिक को छोटा करके आपके सम्मुख बताने का प्रयास कर रहा हूं। तीसरा है आधुनिक काल। अब आधुनिक काल के भी हमने दो भेद दिया है। पहला है ब्रिटिश काल और दूसरा है स्वतंत्रता के बाद। तो ये ब्रिटिश काल। अब जैसा कि मुगल काल के बाद ब्रिटिश काल आया, आधुनिक युग में अंग्रेज आए 1800 के आसपास। अंग्रेजों का भारत पर पूर्ण रूप से आधिपत्य हो गया। अंग्रेज प्रारंभ में व्यापार के उद्देश्य से आए, मसाला यानी खाने पीने के मसालों को व्यापार के उद्देश्य से आए और धीरे धीरे पूरे संपूर्ण भारत देश में अपनी जड़ जमाने लगे व्यापार के माध्यम से। और मुगलों का धीरे धीरे अंत होने लगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य आपस में ही एक दूसरे से युद्ध करते रहे और अंत में सारे मुगल शासक समाप्त हुए और अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ भारत देश में। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने जो महिलाओं की शिक्षा एकदम नगण्य हो गई थी, जो पर्दा प्रथा, सती प्रथा और पता नहीं कितनी प्रथाएं भारतीय समाज के जनमानस में घर कर गई थी, उन प्रथाओं को अंग्रेजों ने तोड़ना चाहा, अर्थात समाप्त करना चाहा। और अंग्रेजों ने भारतीय समाज पर अपने आधिपत्य को हस्तांतरण कर लेने के बाद इन्होंने महिलाओं के शिक्षा के विषय में, धार्मिक के विषय में, अधिकार के विषय में कुछ सोचना प्रारंभ किया। और उनका सोचना जो उद्देश्य था, वह चाहते थे कि यहाँ की स्त्रियां भी कुछ शिक्षित हों, जो कुप्रथाएं हैं उन कुप्रथाओं से बाहर निकले। इस प्रकार लॉर्ड माउंटबेटन और सारे गवर्नरों ने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास किए और वह प्रयास मील का पत्थर साबित हुआ। महिलाएं शिक्षा के लिए घरों से बाहर धीरे धीरे निकलने लगी। जो पर्दा प्रथा चरम सीमा पर था, वह धीरे धीरे कम होने लगा। अंग्रेजों के समय में भारतीयों पर बहुत सारे अत्याचार भी होते थे, पर उन अत्याचारों में कुछ न कुछ अंग्रेज अच्छे कार्य भी करते थे। अगर भारत को लूटते थे तो समाज को कुछ नया करके देते भी थे। इस प्रकार से ब्रिटिश काल में शिक्षा की जड़ें जो सूख गई थी, वह जड़ें पुनः धीरे धीरे अंकुरित होने लगी और नारियां भी, स्त्रियां भी धीरे धीरे शिक्षा के प्रति पुनः लालायित होने लगी और घरों से निकलने लगी। और पुरुष भी जो थे थोड़ा थोड़ा शिक्षा के प्रति जागरूक हुए। और फिर एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों को भी भारत से वापस जाना पड़ा।
क्योंकि अंग्रेज भारत पर लगभग 200 वर्ष तक शासन किए और 200 वर्ष शासनकाल में भारत की खूब क्षति पहुंचाई, आर्थिक क्षति बहुत पहुंचाई। पर कुछ क्षेत्रों में जो मध्यकाल में जो स्त्रियों की दशा हो गई थी, कुछ ब्रिटिश काल में सुधार हुआ। वह चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक कुप्रथाओं के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक में जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि, इन सब में सुधार हुए और बहुत सारे भारतीय समाज सुधारक भी आए, जिनमें सती प्रथा में राजा राममोहन राय इत्यादि आए और इस प्रथा को, सामाजिक प्रथा को संपूर्ण जड़ से मिटा के ही दम लिए। तो इस प्रकार से ब्रिटिश काल मध्यकाल की अपेक्षा ठीक ही रहा। अब जैसा कि ब्रिटिश काल, अंग्रेजों का भी एक समय आया और भारतीयों ने, क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश को भारत से भागने के लिए मजबूर कर दिया। और वह एक समय ऐसा भी आया कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। गुलामी की बेड़ियों से स्वतंत्र हुआ और हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसमें महिला और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। जिस प्रकार से पुरुषों को समान रूप से अधिकार प्रदान किए गए, उसी प्रकार से महिलाओं को भी सभी क्षेत्रों में समान रूप से अधिकार प्रदान किए। जो समाज 4 वर्गों में बटा था, उन 4 वर्गों को विखंडन किया गया और एक भारतीय परंपरा के प्रवेश में उन सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी संप्रदायों को एक साथ लेकर भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और सभी भारतीयों के लिए यह गौरव का दिन रहा, क्योंकि एक संविधान, एक नियम, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई छूत अछूत नहीं, किसी के प्रति भेदभाव नहीं, सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए। और इसमें जैसा कि वर्तमान में महिलाओं के लिए बहुत सारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान प्रदान किए गए कि महिलाएं भी शिक्षा अर्जन करें, महिलाएं को भी पुरुषों के बराबर ही सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में समान रूप से अधिकार और प्रावधान प्रदान किए गए। और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से लड़कियों को प्रावधान प्रदान किए गए। लड़कियों के लिए विभिन्न योजनाएं, विभिन्न संस्थाएं, समाजसेवी संस्थाएं आई और लड़कियों को आज जागृत कर रही हैं, शिक्षा के प्रति प्रेरित कर रही हैं, घर की 4 दीवारी से निकालकर विद्यालय के द्वार तक पहुंचा रही हैं और लड़कों के सम्मुख उनको भी सहभागिता के क्षेत्र में प्रेरित कर रही हैं। क्योंकि मानना है कि जब तक लड़कों के समकक्ष लड़कियां नहीं होंगी, तब तक भारत देश का, समाज का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर भारत देश का विकास करना है तो लड़कों के बराबर ही लड़कियों को भी यह अधिकार दिया जाए, यह शिक्षा दिया जाए, सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से प्रावधान बनाए जाएं, ताकि लड़कियां भी शिक्षित होकर के लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिला करके स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकें। और आज आप देख भी रहे हैं कि लड़कियां चांद पे, मंगल ग्रह पर और सभी क्षेत्रों में लड़कियां लड़कों के साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल होती हैं और सफलता भी अर्जित कर रही हैं। क्योंकि लड़कियां भी ठीक उसी प्रकार से हैं
जिस प्रकार से समाज की सृष्टि की रचना करने में लड़के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो लड़कियों का भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइकिल के जैसे दो चक्के होते हैं, दो पहिए होते हैं, साइकिल को गतिमान प्रदान करने के लिए ठीक उसी प्रकार से देश के विकास के लिए, शिक्षा में विकास के लिए, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास के लिए महिला और पुरुष का भी सहयोग होना चाहिए। क्योंकि अगर महिला पुरुष दोनों बराबर साथ में शिक्षित होंगे तो अपने आप देश विकास करेगा, समाज विकास करेगा। और आज वर्तमान समय में ऐसा भी व्यवस्था प्रदान की गई है कि लड़के और लड़कियां समावेशी शिक्षा के माध्यम से एक साथ बैठकर एक ही पाठ्यक्रम के माध्यम से, एक ही वातावरण के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपना जीवन यापन और देश के और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्राचीन काल में जिस प्रकार से लड़कियों को सभी क्षेत्रों में छूट प्रदान की गई थी, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, ठीक आज उसी प्रकार से आधुनिक काल में, स्वतंत्रता काल में लड़के और लड़कियों को बराबर रूप से अधिकार प्रदान किया गया है। किसी में कोई मतभेद, कोई अंतर, कोई असमानता की भावना नहीं रखी गई है। क्योंकि हमारा भारतीय संविधान एक अपने आप में गौरवपूर्ण संविधान है। इसमें कोई लिंगी भेद नहीं है, कोई जात पात का भेद नहीं है, इसमें समानता की भावना रखा गया है और दोनों पक्षों को, स्त्रियों को, पुरुषों को समान रूप से शिक्षा अर्जन ग्रहण करने के लिए समान रूप से अवसर प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि लड़कियाँ आज लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिला करके शिक्षा अर्जन के माध्यम से समाज और परिवार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस प्रकार से आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।